आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 1921 में हुआ था और 1977 में उनका देहांत हुआ था। 1921 से लेकर 1977 तक उनका जीवन काल है। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है मैला आंचल, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। 1954 में प्रकाश हुआ था। प्रकाशन के साथ हिंदी में आंचलिक उपन्यास की शुरुआत होती है। यह दूसरी बात है कि इसकी ऊंचाई को लांघ पाना किसी अन्य आंचलिक उपन्यास के लिए संभव नहीं हो सका। संभव है यामिनी राय के लोकाश्रित चित्रों में और मधुबनी के चित्र शैली से भी रेणु को इस दिशा में उन्मुख होने की प्रेरणा मिली हो। आंचलिक उपन्यास में अंचल विशेष की माटी की सोंध महक अर्थात आंचलिक उपन्यास में अंचल विशेष की माटी की सौंधी महक, प्रकृति के निर्बाध प्रसार, लोक संस्कृति के क्षण तथा लोक भाषा की ताजगी की मोहक छवियों को कथा बिंबों में इस ढंग से उभारा जाता है कि पूरी अंचल अपनी समग्रता में चित्रित हो उठती है। अमूर्त अंचल का शाभिप्राय समूर्तन इसकी विशेषता है। फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के साथ अंचल विशेष की माटी की महक, प्रकृति, लोक संस्कृति, लोक भाषा की मोहक छवियों को समग्र रूप में बिंबों में बद्ध करने वाले उपन्यास को आंचलिक कहा जाने लगा। रेणु मैला आंचल को स्वयं आंचलिक कहना पसंद करते हैं। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथांचल है पूर्णिया। कुछ परंपरा प्रेमी लोग आंचलिक उपन्यास की शुरुआत शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया, जिसका प्रकाशन 1925 में मानते हैं। कुछ लोग नागार्जुन के बलचन्नम्मा 1952 से मानते हैं। पर देहाती दुनिया के पात्र और समस्याएं अन्य स्थानों पर भी घट सकती हैं। बलचन्नम्मा पर अंचल का रंग तो है, पर इसका नायक बलचन्नम्मा है, अंचल नहीं। वस्तुतः नई जरूरतों के अनुरूप रेणु ने एक नए रूप का अन्वेषण किया, जो उसका अपना है। ना तो इसमें कुंठाग्रस्त व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति के लिए देसी विदेशी तकनीकी पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है और ना वर्ग विशेष की अवधारणामूलक जय गाथा की सपाट बयानी का प्रयोग। मैला आंचल का वैशिष्ट्य मेरीगंज गांव के आसपास की अंचल यानी नदी, नाले, खेत खलियान, ताड़ के विरल वनों, कमलों से सुशोभित पोखरों के कलात्मक वर्णनों में नहीं है, बल्कि इनके साथ जीवन यात्रा में गिरते पड़ते, टूटते बनते, जीवन जीते मरते जन समुदायों में है, जिसे लेखक ने अपनी दृष्टि से निर्मित किया है। ऐसा जीवंत, संश्लिष्ट और गयात्मक चित्रण ना तो रेणु के गुरु सतीनाथ भादुड़ी के ढोढ़या चरितमानस में मिलेगा और ना ताराचंद बंदोपाध्याय में। सारा उपन्यास तेजी से भागता हुआ सवाक चलचित्र है, किंतु कुछ स्थितियों और पात्रों पर कैमरे का फोकस जरा देर के लिए ठहर जाता है। निम्न वर्ग की गरीब स्त्रियों का सीलहरण, अत्याचार, बलात्कार से कराहते संस्थाल नर नारी, किसानों का शोषण, मठों की यौन अनैतिकता, अत्याचार विरोधी युवा संगठन, कालीचरण, बावनदास, कमली, राजनीतिक दलों का शोर सरापा ऐसे स्थल हैं जैसे फोकस का किंचित ठहराव उपन्यास के रूप विन्यास में कषाव और आकर्षण ला देता है। बावनदास की मृत्यु में गांधीवादी मूल्यों की मृत्यु हो जाती है। राजनीतिक दलों के रह तारीख में उसे विश्वास नहीं है।
ऐसी स्थिति में उसकी दृष्टि डॉक्टर प्रशांत पर पड़ती है, जो गांव के समस्त रोगों का निदान करते हुए उनके मूल में दो बातें खोज निकालते हैं, गरीबी और जे हालत। लेखक सारे सामाजिक आर्थिक ढांचों में आमूल परिवर्तन की गुहार करता हुआ क्रांति के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। डॉक्टर प्रशांत की तरह अपनी सीमा में यदि उतना भी हो सके तो बहुत है। पति परिकथा भी रेणु जी की एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। रेणु का दूसरा महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। महिला आंचल के नायक की तरह पति परिकथा में परिकथा इसका नायक है। रेणु से आलोचकों की कई तरह की शिकायतें हैं। उनके उपन्यासों में गंभीर जीवन दृष्टि नहीं है, राजनीतिक दलों के लिए कोई काम नहीं है, सुनिर्दिष्ट मार्ग निर्देश नहीं है, वगैरह वगैरह। जो नहीं है उसकी चर्चा व्यर्थ है, लेकिन जो है वह तो विवेचनीय है। इन उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है उभरते हुए लोकतंत्र के रचनात्मक पक्ष को रेखांकित करना। शायद ही कोई अन्य कथाकार हो जिसकी दृष्टि इस ओर गई हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश कई दृष्टि में समुन्नत भी हुआ। क्या वह उपेक्षणीय है? डॉक्टर प्रशांत और जितेंद्र के सपने सदैव स्वतंत्र देश के सपने हैं, जो उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यथार्थ है। वस्तुतः पति परिकथा महिला आंचल के आगे की मंजिल है, वस्तु विन्यास में भी और कथ्य में भी। महिला आंचल के कच्चे रोमांस और तरल भावुकता का प्रवेश इसमें नहीं हो पाया। कथा विन्यास में भी नवीनता आई है। कोसी विकास योजना के अंतर्गत परानपुर गांव की हजारों एकड़ बंधिया धरती को उपजाऊ बनाने की मुख्य कथा के साथ गीता मिश्रा की डायरी एक और कथावृत बनाती है। दोनों कथावृत मिलकर दो पीढ़ियों के अंतराल को रचनात्मक स्तर पर उजागर करते हैं। एक वृत्त में ढहता हुआ सामंतीय समाज है, तो दूसरे में अपने को नई स्थितियों में बदलने वाला उसी का वंशज जितेंद्र। स्वयं जितेंद्र के बाप की सामंतीय भूमिका में रहने वाले तथाकथित प्रगतिवादी जितेंद्र के बदलाव को स्वाभाविक नहीं मानते। वर्गांतर का किताबी नुस्खा इतिहास की वास्तविकता के मेल में नहीं होता। जितेंद्र तत्कालीन इतिहास की उपज हैं। महिला आंचल का भ्रष्टाचार और गलाजत यहाँ भी है, पर उनमें एक प्रकार का संयम है। कथा की भंगिमा और व्यंग का ढंग भी लेखक की मानसिक प्रौढ़ता और सुष्ठ कल्पना का सूचक है। मलारी के गोरे होने पर उसके बाप की शंकाएं गांव की यौन विकृतियों की सशक्त कलात्मक व्यंजना है। इतने अधिक पात्रों की भीड़ में प्रत्येक पात्र को उसकी विशिष्टताओं, बातचीत के ढंग, दांव पेच आदि से पहचान लिया जाता है। कभी कभी तो थोड़ी सी हल्की रेखाओं द्वारा स्थितियों की गहन विभीषिकाओं को अत्यंत मार्मिक ढंग से उद्घाटित कर दिया गया है। इरावती का मानसिक बंध्यात्व विभाजन की क्रूर मानवीय नृशंसताओं को परत दर परत छिलकर रख देता है। ताजमनी का भक्ति मिश्रित प्रेम आधुनिक नहीं है, पर उस परिवेश में वह जो है वह अपनी गरिमा में उस अमरत्व प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मूल्यहीनता के उस जमाने में रेणु के पास एक आस्थावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वे एक रचनात्मक निष्कर्ष पर पहुंच सके हैं। अनगिनत चलचित्रों, लोक कथाओं, लोकगीतों, राजनीतिक दलों का निरंध स्थापत्य और मूल्यवादी दृष्टि के कारण इनमें जो राष्ट्रीय चरित्र उभरा है वह अप्रतिम है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।